भोपाल का रहने वाला 10 साल का आरिश खान आज अंधेरे और उम्मीद दोनों के बीच खड़ा है। कार्बाइड गन के धमाके में उसकी दोनों आंखें बुरी तरह झुलस गई हैं। डॉक्टरों ने आरिश की एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट सर्जरी की है। आरिश अकेला नहीं है। गांधी मेडिकल कॉलेज में 2 बच्चों और एम्स भोपाल में 8 मरीजों का ट्रांसप्लांट किया जा चुका है। लेकिन कई मरीज ऐसे थे जिन्हें इस ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, मगर डोनर न मिलने की वजह से उनका इलाज रुका हुआ था। यही वह बिंदु है जहां यह पूरी कहानी शुरू होती है, एक ऐसी झिल्ली की जो मां के गर्भ से निकलकर किसी और की आंखों में रोशनी बनती है। आखिर क्या है एमनियोटिक मेम्ब्रेन और क्यों इसकी कमी बनी हुई है, ये समझेंगे आज के ग्राउंड रिपोर्ट एक्सप्लेन में। कार्बाइड गन की इंजरीज अभी बहुत ज़्यादा कॉमन हुई इस दिवाली में, क्योंकि वो एक नई चीज़ थी और उससे आंखों का डैमेज इस एक्सटेंट तक हुआ है कि बहुत से पेशेंट्स को हमें सर्जरी की ज़रूरत हुई। कुछ पेशेंट्स को हमने मेडिकली ट्रीट किया, कुछ पेशेंट को सर्जरी की ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो सर्जरी की जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो कब पड़ती है, उसके लिए हमें ये जानना पड़ता है कि आँख में जो कॉर्निया है, जो आगे का ट्रांसपेरेंट शीशा है, अगर उस पर इंजरी बहुत ज़्यादा है, एक्सटेंट उसका ज़्यादा है, घाव उस पर बहुत ज़्यादा है और वो हील नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारी पलकें उसके ऊपर चलती रहेंगी, तो उसके लिए हम उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट एक झिल्ली लगाते हैं जिसको हम लोग एमनियोटिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। और पूरे इस प्रोसेस को एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ग्राफ्टिंग वाला कि हम उसको उस जगह चिपका रहे हैं ताकि वो घाव भर जाए धीरे धीरे। ड्रॉप्स हम डालेंगे उसके बाद भी, लेकिन वो क्या है कि रब नहीं करेगा तो घाव भरने में हेल्प करेगा। आसान भाषा में कहें तो जब किसी व्यक्ति की आंख किसी तेज रसायन से जल जाती है तो उसकी सतह पूरी तरह खराब हो जाती है और स्टेम सेल्स डैमेज हो जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर उस घायल हिस्से पर यह एमनियोटिक झिल्ली लगाते हैं। यह आंख की सतह को ठंडक देती है, सूजन कम करती है, स्कार यानी निशान बनने से रोकती है और कई कोशिकाओं को बढ़ने में मदद करती है। यानी यह एक तरह की लाइव बैंडेज है जो आंख को खुद ठीक होने में मदद करती है। कि जो हमारी आँख का पार्ट है, जो कि जो वाइट पार्ट है और जो ब्लैक पार्ट है, उसका एक जंक्शन है जिसको हम लिम्बस बोलते हैं। वहाँ पे कुछ स्टेम सेल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं घाव को भरने में। अगर एक्सटेंट ऑफ लेंथ डैमेज स्टेम सेल्स का कितना है उस पर डिपेंड करेगा। अगर स्टेम सेल्स सारे ही डैमेज हो गए तो फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है। तब तक अगर स्टेम सेल्स बचे हुए हैं तो वही घाव भर देंगे, तो एएमजी सक्सेसफुल। एएमजी का मेन पर्पस जो है वो यही है कि घाव भरने में हेल्प करेगा। लेकिन घाव कैसे भरेगा, वो स्टेम सेल्स भरेंगे। तो वो अगर डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर घाव भर नहीं भरेगा। यह तकनीक कोई नई नहीं है। 1900 के दशक की शुरुआत में डॉक्टरों ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल त्वचा की ग्राफ्टिंग में किया था, लेकिन आंखों के इलाज में यह 1940 के दशक के बाद लोकप्रिय हुई। समस्या सिर्फ एक थी, इसे संरक्षित कैसे किया जाए। यह झिल्ली बहुत ही नाजुक होती है, जल्दी खराब हो जाती है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने क्रायो प्रिजर्वेशन यानी -80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखने की तकनीक और फ्रीज ड्राइंग जैसी विधियां विकसित की, तब यह संभव हुआ कि झिल्ली लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकती है। और तभी से एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट यानी एएमटी को आंखों के इलाज में मानक प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाने लगा। यह झिल्ली एक इंसानी प्लेसेंटा से ली जाती है, वही जो बच्चे के जन्म के बाद निकलती है, और इसे केवल सी सेक्शन यानी सिजेरियन डिलीवरी से ही सुरक्षित तरीके से निकाला जा सकता है। हर दानकर्ता को HIV, हेपेटाइटिस और सिफिलिस जैसी बीमारियों की जांच से गुजरना पड़ता है, तभी यह झिल्ली ट्रांसप्लांट के योग्य मानी जाती है। यानी सप्लाई पूरी तरह ह्यूमन डोनेशन पर निर्भर है। अगर दान कम तो झिल्ली भी कम। कार्बन गन फटने के बाद जब दर्जनों बच्चे और वयस्क जलती आंखों के साथ अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही थी, एमनियोटिक मेम्ब्रेन की कमी की। मरीज तो थे लेकिन इलाज के लिए जरूरी झिल्ली उपलब्ध नहीं थी। तो रेडिली अवेलेबल इसलिए नहीं क्योंकि उसको इतना कॉमनली यूज होगा नहीं ना, उसका कॉमन यूज है ही नहीं ना। जो चीज़ कॉमनली यूज नहीं तो उसको आप स्टॉक करके नहीं रखेंगे। आपको पता है जब आपको जरूरत है आप उसको, ये कभी भी एक इमरजेंसी कंडीशन नहीं थी एएमजी। हम लोग और भी कंडीशन होते हैं, एक टेरिजियम एक कंडीशन है जिसमें आंख में एक झिल्ली बन जाती है, उसको हटा के हम कई बार लगाते हैं। वो एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है इसलिए हम उसको लगा देते हैं, लेकिन वो इमरजेंसी सर्जरी नहीं थी ना कभी भी, तो इस वजह से हमने कभी उसको स्टॉक किया ही नहीं। क्योंकि हर झिल्ली को तैयार करने, स्टरलाइज करने और ठंडे भंडार में रखने की प्रक्रिया समय लेती है। कई मरीजों का इलाज इसलिए देर से शुरू हुआ, जबकि आंख की चोटों में हर घंटा मायने रखता है, क्योंकि देरी का मतलब है स्थायी रूप से दृष्टि खो देना। कि पता ही नहीं था, कोई प्रिपेयर्ड नहीं था कि हाँ ऐसी भी कोई इंजरी होगी, इतनी एक्सटेंड होगी कि एक साथ इतने सारे पेशेंट्स होंगे कि हम उसको हमें शॉर्टेज भी हो जाती है, मतलब ये भी है। तो बहुत सी बार हमें पेशेंट को वेट भी करना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको अभी टैकल कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। तो हमने भी यहाँ पे भी हमारे पास कुछ पेशेंट्स थे जो हमारे पास नहीं थे, तो फिर हमने भोपाल भेजा, क्योंकि एमनियोटिक मेम्ब्रेन कोई भी स्टॉक में बहुत ज़्यादा नहीं रखी जाती।
उसको विद इन अ टाइम ड्यूरेशन यूज करना है अगर आपके पास है स्टॉक में। ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि हमारे चिकित्सा तंत्र की चुनौती को भी उजागर करती है, जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। दरअसल इस झिल्ली की अवेलेबिलिटी काफी रेयर है। एक तो यह सिर्फ जन्म के बाद गर्भ से ही निकाली जा सकती है, दूसरा इसके लिए जरूरी है कि प्रसव सिजेरियन ही हो, तीसरा डोनर की मेडिकल हिस्ट्री की जांच के बाद ही इसे प्रिजर्व किया जा सकता है। और अगर इन सब के बाद प्रिजर्वेशन हो भी गया तो एक झिल्ली प्रिजर्वेशन से सिर्फ 2 वर्षों तक ही ट्रांसप्लांट के लायक बचती है। आसान भाषा में कहें तो हम इस मेम्ब्रेन का मनचाहा स्टॉक नहीं मेंटेन कर सकते हैं, और कार्बाइड गन जैसे हादसे के बाद जब इसकी एक ही समय पर इतनी अधिक मांग बढ़ जाए तो इस स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक चुनौती बन सकती है। हालांकि अगर हमें भविष्य में ऐसे संकटों से बचना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्लेसेंटा डोनर तैयार करने होंगे, यानी मातृत्व अस्पतालों में जागरूकता बढ़ानी होगी ताकि हमारा डोनर पूल बढ़ सके। भारत की ये त्रासदी हमें यह याद दिलाती है कि विज्ञान की तरक्की तभी काम की है जब उसका सिस्टम साथ दे सके। एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट वाकई एक चमत्कारी तकनीक है, लेकिन उसे कारगर बनाने के लिए हमें डोनेशन, साइंटिफिक रिसर्च और पॉलिसी लेवल प्रिपेयर्डनेस तीनों को जोड़ना होगा। ग्राउंड रिपोर्ट पर पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां जारी हैं। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए।